बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आपको पता है कि दुनिया भर में रोज़ाना कोई ना कोई एक ख़ास मौजू के हवाले से, आगाही के हवाले से या किसी चीज़ की रोकथाम के हवाले से दिन मनाया जा रहा होता है। आज भी 2 नवंबर को दुनिया भर में सहाफ़ियों से मुतल्लिक़, मतलब कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम की रोकथाम के बारे में आज आलमी तौर पे दिन मनाया जा रहा है। और दुनिया भर में सहाफ़त से मुतल्लिक़ जितनी भी तंजीमें हैं और जितने इदारे हैं जो सहाफ़ियों के लिए काम कर रहे हैं, आज वो इस हवाले से बात करेंगे और बताएंगे, मतलब वो वाक़यात सामने लेके आएंगे कि सहाफ़ियों के साथ कहाँ कहाँ पे ज़्यादतियाँ हुई हैं। ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सहाफ़ी अवाम के साथ होने वाली ज़्यादतियों के जो वाक़यात होते हैं उनको अपनी जान की परवाह किए बग़ैर वो सामने लेके आते हैं कि अवाम को यहाँ पे इंसाफ मिल सके, या कोई इस तरह के इश्यूज़ जिनको कोई हाथ नहीं डालता, कोई बात करना पसंद नहीं करता, ये अपनी जान पे खेल के वहाँ पहुँचते हैं और वो सारी रिपोर्टिंग करते हैं और आवाम के सामने लेके आते हैं। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक रिपोर्ट है कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स, ठीक है, उन्होंने कहा है कि 10 साल के दौरान सहाफ़ियों के कत्ल से मुतल्लिक़ 81% मामलात ऐसे हैं जिसके मतलब जिस पे किसी पे फ़र्द जुर्म ही आयद नहीं की गई। तो ये एक बड़ी हैरत की बात भी है कि ये हमारे माशरे में ये एक वो उस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो मुकम्मल तौर पे अवाम के लिए काम कर रहे होते हैं। CPJ यानी कि कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के मुताबिक यही 10 सालों में 278 सहाफ़ी अपने मतलब काम के दौरान जो है वो उनको कत्ल कर दिया गया और सिर्फ चंद एक के बारे में जो है वो उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश की गई। 266 या 81% सहाफ़ी ऐसे हैं कि जिनके ख़िलाफ़ मतलब जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, कोई उसके ऊपर जो है काम नहीं किया गया, फ़र्द जुर्म ही आयद नहीं की गई। इसी हवाले से आज हम अपने साथ हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह कि मेरे वो हम नाम हैं और मैं उन्हें एक अरसे से टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहा हूँ। एक सीनियर सहाफ़ी हैं वो और मुझे बड़ी खुशी है आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे सहाफ़ी जो जनरल सेक्रेटरी हैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के भी, जहाँ पे जो ये एक ऐसी तंजीम है जो 3000 से ज़ायद सहाफ़ियों की नुमाइंदगी करती है। जनाब फ़हीम सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं फ़हीम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं फ़हीम? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, सहाफ़ियों ठीक है, जब कहीं की सोसाइटी में रह रहे होते हैं तो छोटे मोटे की खिलाफ वर्जी किसी कानून की या कोई जुर्म वगैरह कोई इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, मगर सहाफ़ियों को कत्ल क्यों कर दिया जाता है? और ये ना रुकने वाला एक मामला है जो मुसलसल हम इस तरह के वाक़यात सुनते ही रहते हैं। फ़हीम, देखें, अभी आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे थे CPJ की, वो रिपोर्ट 4 दिन पहले आई है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान उन 12 ममालिक में 9वें नंबर पर है जहाँ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ होने वाले जुराइम और ख़ास तौर पे जिसमें उन्हें कत्ल या अगवा करके कत्ल कर दिया गया हो, उन ममालिक में शामिल है जहाँ ऐसे जुराइम के ऊपर कोई सद्देबाब नहीं किया गया, मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाया गया, उनके मामलात अदालतों से जो है वो आज तक जो है वो पेंडिंग है, उनको मुल्ज़िमान को सज़ाएँ नहीं मिल सकी। 9वें नंबर पर पाकिस्तान में मौजूद है 195 ममालिक में। तो पाकिस्तान में मैं तो एक बात क्लियर कहता हूँ कि पाकिस्तान में सहाफ़त को एक जुर्म बना दिया गया है, ठीक है। हम ये कहते हैं जर्नलिज्म इज़ नॉट अ क्राइम, लेकिन लगता है कि हमें ये जताया जा रहा है मुस्तकिल कि सहाफ़त जो है एक जुर्म है। और कभी हम रियासती अनासर का शिकार होते हैं, कभी हम गैर रियासती अनासर का शिकार होते हैं, कभी अगवा के वाक़यात होते हैं, कभी कत्ल के वाक़यात होते हैं, कभी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। साल 2000 से लेकर आज तक 2021 तक इस मुल्क में 100 से ज़ायद सहाफ़ी अपने पेशावराना फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जान से गए हैं। ये कोई छोटी मोटी फ़िगर नहीं है। आज जब हम
आज जब हम बात कर रहे हैं 2 नवंबर को, तो ये एक छोटी मोटी फिगर मैं आपके आगे नहीं रख रहा। और सबसे बुरी बात जो इसमें है वो ये है कि इसमें 1% रेशो भी नहीं है कि इनके क्रिमिनल्स जो हैं उनको अदालतों से सज़ाएं हुई हों। मुझे बात तो पूरे मुल्क की करनी चाहिए, मुझे इस्लामाबाद की बात भी करनी चाहिए, कोयटा, पेशावर शहर, मुल्क का कोई भी ऐसा इलाका जहाँ पर किसी सहाफ़ी के साथ कोई जुर्म हुआ, मुझे उसकी बात करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं सिर्फ कराची की इस वक्त बात करूँ आपसे, तो कराची में डैनियल पर्ल का केस 2000 के बाद मुल्ज़िमान माते अदालतों से सज़ा होती है, आला अदालत से बरी हो जाते हैं। वली बाबर का केस, मुल्ज़िमान माते अदालत से सज़ा पाते हैं, आला अदालत से बरी हो जाते हैं। और इसके अलावा कई ऐसे वाक़यात हैं जिनमें आज तक हमें नहीं पता कि उन वाक़यात के पीछे कौन था, किसने वो वाक़यात किए, मुल्ज़िमान कहाँ हैं। अब कोई भी ऐसा वाक़या उठा के देख ले तो हमें तो इस्तिग़ासा की यानी पुलिस की नाकामी नज़र आती है। अच्छा, दुनिया भर में जो सहाफ़ी हैं या जो महज़्ज़ब मुआशरे हैं, वहाँ पे सहाफ़ियों को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, वहाँ किस मॉडल के तहत काम हो रहा होता है? क्योंकि यहाँ पे तो सहाफ़ी जो है वो बस अपने आप पे ही काम कर रहा होता है, अपने बाजुए कातिल पे ही। देखिए, वाक़यात दुनिया भर में हो रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं हो रहे होते कि आप जो है एक 12 ममालिक की फ़हरिस्त में 9वें नंबर पर हों। दुनिया भर में यकीनन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो है वो क्राइम होते हैं, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठती है, वहाँ कवानीन भी मौजूद हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कवानीन भी मौजूद हैं। हमारे यहाँ कवानीन का ना होना जो है इसकी बहुत बड़ी वजह है। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि सिंध में एक ऐसा कानून जो है वो सिंध असम्बली से हमारी कोशिशों के बायस जो है वो मंजूर हो गया है, जिसे हम प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट का कानून कह रहे हैं। ये कानून एक ही वक्त में पार्लियामेंट में और सिंध असम्बली में पेश हुआ और एक ही वक्त में कौमी असम्बली में भी पेश हुआ। सिंध असम्बली से वो मंजूर हो गया, आज जो है उसका गज़ट जारी हो चुका है। अब उसके लिए जो उसके तहत कमीशन बनना है उसके ऊपर काम हो रहा है। और कौमी असम्बली में आज तक जो है वो कानून जो है वो एक कमेटी के पास पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बात आगे नहीं बढ़ रही। तो सिचुएशन ये है कि संजीदगी, नीयत, उसकी हमें जो है कमी नज़र आती है। आपने सवाल किया कि दुनिया भर में क्या होता है और हमारे यहाँ क्या होता है। दुनिया भर में जो कवानीन है उन पर अमल दरामद भी होता है, हमारे यहाँ कवानीन ही नहीं बनते। इस वजह से सिचुएशन ये वाली है। सिंध गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है उस कानून में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि उसकी बुनियाद पर हम ये समझते हैं कि अगर इसके ऊपर प्रॉपर अमल दरामद शुरू हो जाए तो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो क्राइम है उनमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। और सिर्फ सहाफ़ियों की बात नहीं हो रही, जो सिंध असम्बली से मंजूर होने वाला कानून है बहुत खूबसूरत कानून है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जर्नलिस्ट की बात नहीं हो रही, अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स की भी बात हो रही है। एक कैमरामैन जो आपका खड़ा हुआ है इसकी भी बात हो रही है, जो बाहर डीएसएनजी आपकी लगी हुई है उस डीएसएनजी पे मौजूद जो ड्राइवर है उसकी भी बात हो रही है, इंजीनियर की भी बात हो रही है कि इसको पहुंचने वाली कोई भी गज़न, इसको पहुंचने वाला कोई भी नुकसान, इसको मिलने वाली कोई भी थ्रेट, वो सब जो है वो इस कानून के तहत जो है वो एक जुर्म तस्वुर की जाएगी और जुर्म करने वाले को जो है बाकायदा सज़ा भी मिलेगी। कमीशन बनाने की बात हो रही है, कमीशन के लिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने हमें नाम भी दे दिया, सिंध गवर्नमेंट को भी, और जो दीगर उसमें इदारे हैं जो कमीशन का एक रुकन होंगे उनके नाम भी आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो जर्नलिस्ट कमीशन बन जाते हैं तो हम समझते हैं कि चीज़ें जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ यही है कि वो शख्स जो जुर्म करे उसको सज़ा मिले। अगर उसको सज़ा मिलेगी तो डेफिनेटली क्राइम में कमी आएगी। एग्जैक्टली यही वो असल बात है कि जो इतना डिले आ जाता है ना इंसाफ में, उसकी वजह से मामलात और बिगड़ते ही चले जाते हैं। हम मज़ीद बात करेंगे अपने मेहमान से। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज न्यूज़ कैफ़े में बात हो रही है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम की रोकथाम के आलमी दिन के हवाले से, जो कि आज है। और इस ख़ास मौजू पे बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़हीम सदीक़ी साहब, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। जो ये एक ऐसी तंजीम है जो 3000 से ज़ायद सहाफ़ियों की नुमाइंदगी करती है। वक्फे से पहले आप बता रहे थे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम के वाक़यात के हवाले से, इंसाफ जो है वो वक्त पे ना मिलने के हवाले से हम बात कर रहे थे।
सहाफ़त की अगर बात करें, किसी एक सहाफ़ी की बात करें, तो वो माशरे में एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा होता है। वो कहीं होने वाला जुर्म या कोई ऐसी ख़बर जिससे आम लोगों को नुकसान पहुंच रहा होता है या माशरे को कोई नुकसान पहुंच रहा हो, तो उसकी तसहीह के लिए वो कुछ, या उसको सामने लाने के लिए, किसी तरह लोगों को इंसाफ पहुंचाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरता है। अच्छा, जब वो किसी ऐसा कहा जाए कि मुजरिम के ख़िलाफ़ या जुर्म करने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है एक सहाफ़ी, तो उसको धमकियाँ मिलती हैं। और ये बड़ी आम सी बात है, ये शायद नाज़रीन ने कभी इस हवाले से सोचा भी ना हो कि हर सहाफ़ी को कहीं ना कहीं किसी न किसी किस्म की धमकी का सामना होता है अपने करियर में। तो आप ये बताइए कि धमकियाँ किस किस्म की होती हैं? कुछ तो जान की धमकियाँ होती हैं, जो कि ये इतने सारे जो हमने फिगर्स आपने भी बताए वक्फे से पहले भी, इतने सारे सहाफ़ियों ने अपनी जान से हाथ धोए हैं सिर्फ इसी वजह से, और उनको आज तक इंसाफ भी नहीं मिला। इसके अलावा धमकियों की कौन कौन सी अक़साम है, ज़रा इस बारे में बयान। देखिए, इसमें एक बात तो सबसे पहले मैं आपकी बात को यहाँ से शुरू करूँ कि सहाफ़ी जो है ना, वो माशरे की आँख कहलाता है। बेशक। जो वो सोसाइटी में देखता है ना, उसे वो बयान करता है अपने कलम के ज़रिए, अखबार में, अपने कैमरे के ज़रिए, अपनी स्टोरी के ज़रिए, अपनी ज़बान के ज़रिए उस चीज़ को जो है सामने लाता है। तो बेसिकली वो देख क्या रहा होता है, वो सोसाइटी में जो कुछ देख रहा होता है उसे ही लोगों तक पहुंचा रहा होता है। कुछ गलत नहीं कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा होता। लेकिन होता क्या है, ख़बर बैक वक्त जब आप किसी के ख़िलाफ़ देते हैं, जब किसी की हिमायत में देते हैं तो बैक वक्त किसी के ख़िलाफ़ होती है, जब किसी के ख़िलाफ़ देते हैं तो बैक वक्त वो सोसाइटी की हिमायत में भी होती है। ट्रू, ये बिल्कुल जेन्युइन फैक्ट है। लेकिन जब ख़बर से किसी की दुम पे पैर पड़ता है और उसकी ख़बर के ऊपर नोटिस हो, और कोई आला इक़्तिदार, जो इक़्तिदार बैठे हुए लोग हैं, वो अगर उसका नोटिस लेते हैं और कुछ लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, तो बुरा भी लगता है, डेफिनेटली बुरा लगता है। तो थ्रेट्स आती हैं, मुख्तलिफ़ नौइयत की थ्रेट्स आती हैं। आज तो पहले तो मैं ये कह लूँ कि फ़िज़िकल थ्रेट्स होती हैं सबसे पहले तो, कि किसी को भी जान से मारने की धमकी मिल जाती है, उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकी मिलती है, नौकरी से निकलवाने की भी धमकियाँ मिलती हैं। बिल्कुल होता है, ऐसा भी होता है। तो मैं नौकरी से निकलवा देंगे, तुम्हारे बॉसेस को हम जानते हैं, हम तुम्हारे मालिकान को जानते हैं, इस नौइयत की धमकियाँ भी मिलती हैं। तो ये फिजिकल थ्रेट भी होती है, उसमें फाइनेंशियल थ्रेट भी एक तरह से आ गई कि यार नौकरी नहीं रहेगी तो मैं अपने घर वालों को, अपना घर कैसे चलाऊंगा। एक सहाफ़ी को इस मुल्क में तनख्वाह मिलती क्या है, ना होने के बराबर तो उसको तनख्वाह मिल रही होती है। जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कई माह तक तनख्वाहें इदारों में नहीं मिल रही होती हैं, तनख्वाहों में कटौतियाँ कर दी जाती हैं। तो ये वाली तो सिचुएशन होती है उनकी। दूसरी जो इस वक्त, एक तो फिजिकल थ्रेट की मैंने बात कर ली कि जिसकी वजह से आज आप देख लीजिए कि हमारे पास CPJ कह रहा है कि दुनिया भर में जो है ऐसे केसेस की तादाद ना होने के बराबर है जहां सहाफ़ियों के मुजरिमान को सज़ाएं मिली हों। दूसरी चीज़ जो आज के दौर में बड़ी खौफनाक होती जा रही है वो है डिजिटल थ्रेट। ये बहुत ज़्यादा खौफनाक होते चली जा रही है। आज आप बात करें, सॉरी, सोशल मीडिया के थ्रू जो थ्रेट्स मिल रही हैं बड़ी खौफनाक। ट्रोलिंग क्या है बेसिकली, आप किसी भी जर्नलिस्ट को लेकर, उसकी स्टोरी को लेकर, उसके ख़िलाफ़ जो है वो पूरी ट्रोल शुरू कर देते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है कमेंट्स शुरू कर देते हैं, उन कमेंट्स को जो है वो बाकायदा जो शेयर किया जा रहा होता है, आगे बढ़ाया जा रहा होता है। इसकी बुनियाद पर भी ये डिजिटल थ्रेट जाके फ़िज़िकल थ्रेट में कन्वर्ट होती है, और ये उससे ज़्यादा खौफनाक है। आज के दौर में अगर हम देखें तो ये उससे ज़्यादा खौफनाक है, क्योंकि ज़ाहिर है आज की दुनिया जो है इस मोबाइल के गिर्द है जो आपके मेरे हाथ में मौजूद है। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसमें बैक वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसके ज़रिए जो है एक सहाफ़ी की ज़िंदगी को ख़तरात जो है वो मज़ीद बढ़ जाते हैं उनका। तो ये वाली जो सिचुएशन है, इसमें ऐसे कवानीन की भी ज़रूरत है जिनके ज़रिए जो है आप ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर सकें जो ट्रोल कर रहे हैं, ऐसे लोग जो किसी भी जर्नलिस्ट की ज़िंदगी को ख़तरा पहुंचाने का सबब बन रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कवानीन की ज़रूरत है। हमें नज़र क्या आता है, लेकिन हमें नज़र ये आता है कि उल्टा पीका के कवानीन जो है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है, उसके कवानीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ तो इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो है सोशल मीडिया पर क्राइम हो रहा है उसके ऊपर कोई इदारा जो है वो कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, बशमूल FI है। आप ये देख लीजिए कि कभी इस्लामाबाद में किसी जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ कोई केस हो जाता है FIA में, कभी कराची में हो जाता है, कभी पुलिस कोई केस कर लेती है कि जनाब आपने जो है ये गलत किया है। अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट उठा के देखें तो उसमें निहायत वाज़ेह अल्फाज में आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त की तशरीह की गई है, और जो FIA की सारी कार्रवाई हैं उनको कहा गया है कि ये सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ आप पीका के तहत कर रहे हैं ये सब गलत हैं। तो होना तो ये चाहिए कि जो डिजिटल थ्रेट है इसके ऊपर भी जो कार्रवाई हो।
तो आज के दिन के हवाले से भी हम यही कहते हैं कि क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट की जब खात्मे के दिन की बात कर रहे हैं, तो ये तो उससे बड़ा क्राइम इस वक्त हमारे सामने खड़ा हुआ है जिसका हम शिकार हो रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर मैं सहाफ़ियों को भी कुछ ऐसे क़वानीन हैं जिनको फॉलो करने की ज़रूरत होती होगी। आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस हवाले से जो है वो अपनी राय का इजहार कीजिए कि मतलब सहाफ़ियों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो करप्शन के लगाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है कि आपने करप्शन की है या आपने कहीं से पैसे ले लिए और या अपने मफाद के लिए किसी वजह से आपने जो जिसकी खबर सामने लानी थी आप नहीं लेके आए, या उस खबर का रंग बदल दिया और आप उसे सामने ले आए। तो सहाफ़ियों को किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ज़रा उस पर भी देखिए फ़हीम, बहुत क्लियर हूँ मैं इसके ऊपर कि सहाफ़त डेफिनेटली येलो जर्नलिज्म होती है, जर्द सहाफ़त हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन ओवरऑल आपको ये नहीं आप कह सकते कि पाकिस्तान में 100% जो है वो येलो जर्नलिज्म हो रही है। एक बहुत छोटा सा मैं कहूँगा कि कोई एक फैक्टर हो सकता है कि जिसके बुनियाद पर आप ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं ये हमारे ख़िलाफ़ फैलाई जाती हैं। एक ख़बर अगर कोई जेन्युइन है और वो विद प्रूफ है और उसके अंदर जो है वो उस शख्स जिस शख्स के ख़िलाफ़ आप वो ख़बर दे रहे हैं उसका वर्जन शामिल है, तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद उस ख़बर के ऊपर मज़ीद बात नहीं होनी चाहिए। होता क्या है हमारे यहाँ कोई आप मुकम्मल ख़बर जो है वो दे दें जिसमें आप तमाम डॉक्यूमेंट्स भी आप शो कर दें, तमाम प्रूफ से आप साबित कर दें कि स्टोरी सही है। आप उस शख्स से भी बात कर लें जिस शख्स के ख़िलाफ़ वो स्टोरी है, जिसने क्राइम किया है, चाहे वो करप्शन किया है, चाहे कुछ भी किया है, उसको भी शामिल कर दें, और वो स्टोरी जब पब्लिश हो जाएगी या ऑनलाइन आ जाएगी तो उसके बाद भी सहाफ़ी पर इल्ज़ाम यही लगेगा कि जनाब इसने करप्शन किए। अरे भाई वो डॉक्यूमेंट्स तो पढ़ लो, वो तो देख लो कि वो शख्स उसके बारे में क्या कह रहा है। लेकिन हमारे यहाँ एक माहौल ऐसा बना दिया गया है, एक फ़िज़ा ऐसी बना दी गई है कि जो उसकी बुनियाद पे एक सोचा जाने लगा है, ये कहा जाने लगा है कि जनाब सहाफ़ी ने जो भी खबर दी होगी वो गलत होगी, उसने किसी मकसद के तहत दी होगी, मकसद उसका जो है वो हुकूमत को बदनाम करना होगा, उसका फलां को टारगेट करना होगा। ऐसा नहीं है, ये फ़िज़ा बनाने की कोशिश ना की जाए तो बेहतर है। येलो जर्नलिज्म से मैं इनकार नहीं कर रहा, यकीनन पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हम भी इसी सोसाइटी से हैं, जिस सोसाइटी में आप हैं, जिस सोसाइटी में हम हैं, जहाँ दीगर लोगों की तरह किसी भी दूसरे शोबे में जिस तरह से क्राइम हो सकता है, करप्शन हो सकता है, यकीनन हमारे अंदर भी हो सकता है। लेकिन उसकी बुनियाद पर पूरी आप कम्युनिटी को अगर कहें कि ये गलत है तो ये गलत हो जाएगा। आज हम नहीं कह सकते कि तमाम पुलिस के अफसरान जो हैं वो गलत होंगे, आज पूरी पुलिस गलत होगी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो है आज जेलें जो है मुजरिमों से नहीं भरी हुई होती, मुलजिमान से नहीं भरी हुई होती। अगर हम ये कहें कि जनाब अदलिया में करप्शन जो है वो 100% है, मातहत अदलिया में बहुत ज़्यादा ही हुआ है, तो ये नहीं हो सकता कि जनाब अदालतों से सज़ाएँ जो हैं वो मुलजिमान को ना हो रही हो। अच्छा, अच्छे बुरे लोग हर शोबे में होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हमें तस्लीम करना चाहिए। सर एक चीज़ और कि ये जो अपना सोशल मीडिया पे ओपिनियन बिल्ड की जाती है, या उसमें कुछ हमारे अपने सहाफ़ी भाई भी ऐसे हैं, बहन भाई हमारे, जो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी, बल्कि पूरे शोबे के पाँव पे कुल्हाड़ी मार देते हैं आके। ज़ाती तौर पे हर शख्स की अपनी कोई ना कोई राय होती है, उसका एक बिलीफ सिस्टम होता है, उसका एक सोचने का एक जाविया होता है, इसी तरह उसका सियासी झुकाव भी होता है किसी न किसी एक जमात की जानिब। अब वो जब अपने काम के ऊपर काम पे निकला हुआ है तो उस वक्त भी क्या उसे मतलब थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रखना चाहिए किसी? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, एक सहाफ़ी कोई भी शख्स हो, चाहे उसकी अपनी एक हो सकता है उसके नज़रियात हों पॉलिटिकली जो भी हों, लेकिन हमें जो पढ़ाया गया, जो हमने सीखा है जर्नलिज्म इस शोबे में आने के बाद, कि बतौर सहाफ़ी आप जब ख़बर बना रहे हैं तो उस ख़बर बनाते वक्त आपका ज़रा बराबर भी जो पॉलिटिकल आपका वो है नज़रिया, वो उस ख़बर में नज़र नहीं आना चाहिए। अगर आप ये कर लें तो उसके बाद कोई चीज़ वो नहीं होती। लेकिन हम ये बात आपकी ठीक है कि बाज़ जगह पे अब हमें ये नज़र आता है कि जो भी आपकी सियासी वाबस्तगी है वो ख़बर का हिस्सा बन रही है। इसको नहीं होना चाहिए, सबसे पहले इस चीज़ को नहीं होना चाहिए। अगर ख़बर और आपकी सियासी वाबस्तगी जुड़ जाएगी तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा वो ख़बर नहीं रहेगी, खबर नहीं रहेगी। सही है। तो ख़बर में इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए आपको कि आपकी सियासी वाबस्तगी उसमें नज़र नहीं आए, आपके नज़रियात वहाँ नज़र नहीं आनी चाहिए। ख़बर हक़ाइक़ पर मबनी होनी चाहिए बस, और ख़बर में जो शख्स के से मुतालिक आप ख़बर दे रहे हैं उसका वर्जन
110% होना चाहिए। एग्जैक्टली ये असल पॉइंट। अच्छा फ़हीम भाई, क्योंकि प्रोग्राम के इस हिस्से के ये आखिरी लम्हात हैं, मैं चाहता हूँ कि आप शान डहर के हवाले से जो है वो ज़रूर जिक्र करें, जो अब तक के एक ऐसे नुमाइंदा सहाफ़ी जिनका 2014 में जिनको शहीद किया गया काम के दौरान। बिल्कुल, कि शान डहर के हवाले से हमने आवाज़ उठाई थी, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से भी हमने आवाज़ उठाई, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी इसके हवाले से आवाज़ उठाई, लेकिन आप देख लीजिए कि आज तक उसकी फैमिली को इंसाफ नाम की चीज़ नहीं मिल सकी है। ये बड़ी अजीब सी बात है ना। मैं ओवरऑल बात करता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि भाई आखिर हो क्या रहा है, आखिर क्यों मुलजिमान जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जुराइम में मुलविस हैं उन्हें सज़ाएँ नहीं होती। इसमें पुलिस की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, उसमें अदलिया की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। फिर सबसे बढ़ के जब यहाँ फेलियर हो तो फिर सबसे बढ़ के जिस पे ज़िम्मेदारी आती है वो स्टेट है, हुकूमत है। हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि जनाब जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जुराइम हो रहे हैं उनके मुलजिमान को आप कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ, तभी आप जाके जो है इस मुल्क में आज अब FATF की बात करते हैं, FATF की बात करते हैं। FATF में भी तो यही वो है ना कि यार आपके यहाँ अदालतों से मुलजिमान को सज़ाएँ नहीं हो रही, और ख़ास तौर पे सहाफ़त जो है आपके यहाँ आज़ाद नहीं है। जब हमारे ऊपर थ्रेट्स होंगी, तो डेफिनेटली हम अच्छा काम नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फ़हीम सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और यकीन मानिए आपने बहुत ही अहम एक हसास मौजू पे अपने ख्यालात जो हैं उनका इजहार किया है। दोस्तों एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे और एक और मौजू पे बात हो रही होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो गए हैं और यहाँ पे आपकी मुलाकात करवानी है हमने एक बहुत ही ख़ास मेहमान से जो आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है, ट्रस्ट मी। और वो एक ब्रांड की नुमाइंदगी करते हैं और वो ब्रांड है एमोर ब्यूटी। हमारे साथ मौजूद हैं एक टैलेंटेड होस्ट, एक टैलेंटेड राइटर, एक्टर, डायरेक्टर और न जाने क्या क्या, और यस क्या खूबसूरत, क्या पाकिस्तान में मेरा ख्याल है इनसे बेहतरीन कोई आरजे भी कोई नहीं है। मेरी नज़दीक तो इनके नज़दीक कोई होस्ट भी कोई नहीं है। साहिर लोधी, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, कैसे हैं आप? मेरे सारे अगर लोग इसी तरह से फील करने लगे मेरे बारे में तो बड़ा कमाल हो जाएगा, है ना? हो जाएगा ना? कैसे फ़हीम? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। और आज एमोर ब्यूटी के हवाले से बहुत ख़ास चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ओके, समझ गया, माइक का थोड़ा सा मसला हो रहा है, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ? एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ हैं आज जनाब साहिर लोधी साहब। एमोर ब्यूटी के हवाले से आज हम इनसे बात करने वाले हैं। आज जिल्द, बाल और वज़न को बिल्कुल बरकरार, बेहतर एक वज़न को बिल्कुल ठीक रखने के लिए, और खुशबुएँ हमारी ज़िंदगी में कितनी अहम है, इन 3, 4, 5 चीज़ों पे आज हमने बात करनी है। साहिर भाई, सबसे पहले कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना वो सर्दी की एक लहर जो है ना वो आ चुकी है। कुछ जगहों पे बाकायदा कैप्स और जो है ना स्वेटर, गर्म कपड़े निकल गए और हमें कराची में सिर्फ AC में महसूस होता है क्योंकि सर्दी आने वाली है। मगर फिर भी जब सर्दी आती है तो हमारी जिल्द जो है, मैं रहता था ब्यूट मोंटाना में, अच्छा, ठीक है, तो वहाँ -10, 15, 20 टेम्परेचर हुआ करता था। मैं एक दफ़ा आई एम अ पेट्रोलियम इंजीनियर, मास्टर्स किया मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। तो एक बार मैं काम कर रहा था पिनिकल टेक्नोलॉजीज़ के लिए, तो उनकी एक रिग थी जो वॉर्मसटर वायोमिंग में थी। वॉर्मसटर एक जगह है वायोमिंग में, तो उसकी जगह थी। तो वहाँ उस ज़माने में रिकॉर्ड सर्दी पड़ी थी, तो विंड चिल के साथ जो नेगेटिव टेम्परेचर था वो पहुँचा था -40 तक। तो it was -40, तो it was horrible, everything was frozen। और उसके अंदर हमको रिग पे काम करना पड़ता था, because I was the master driller मुराद ये, मैं इंटर्न था लेकिन मुझे ड्रिलिंग में हमेशा से बड़ा शौक था, तो मैं बहुत
आराम से मनूवर कर सकता था। मैं जो मड केक्स की रीडिंग्स हैं, मुझे केसिंग की रीडिंग्स हैं, वो बड़ी अच्छी पढ़ता था। सॉरी ये वो शो नहीं, बट तो इट वाज रियली नाइस। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मुझे सर्दी की आदत है, तो ये सर्दी जो हमारे यहाँ होती है ना, बड़ी उधारे की सर्दी होती है यार। ये -40 सुन के कुछ लोगों ने लिहाफ ओढ़ लिया, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं वो एक बार हुआ था, सारी बार नहीं हुआ। मतलब -4, -5, -6 ये तो होता था, नॉर्मल होता था, बहुत नॉर्मल। ब्यूट मॉन्टाना में तो जहाँ मैं रहता था वहाँ बिल्कुल ये नॉर्मल था वहाँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सर्दी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी सर्दी पसंद है। मुझे लगता है कि पहनने को आपके पास बहुत ऑप्शंस होती हैं, मुझे इसलिए अच्छा लगता है। नहीं आई थिंक मुझे पहनने वहनने का कोई इतना वो नहीं है। शलवार कमीज ब्लैक ही होती है, इसी पे कोट पहन लेता हूं। जैकेट, ग्लव्स, ये अब कैप पहनी हुई है आपने, मैं तो बूट्स पहन, नॉर्मल सा आदमी हूं। ना करें ऐसे। ये देखिए फिल्म के हीरो कौन है, ये लोग बताएंगे फिल्म का हीरो कौन है। आप ना आप ज़रा, मैं तो कारोबारी आदमी हूँ। मेरा तो फिल्म से, टेलीविजन से बस इतना ही ताल्लुक है जितना आपके साथ होता है, इसके अलावा ताल्लुक नहीं। ये पर हाँ हम लोग अपना टेलीविजन ला रहे हैं, ये देख लीजिए। सॉरी ये बात कर दिया मैंने। जरूरी। अच्छा ये बताइए। अच्छा देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है फ़हीम। अच्छा आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। रीज़न इज बिकॉज हमने एक एयरवाई का शो चुना था और एक फ़हीम का शो चुना था टू लॉन्च आवर न्यू प्रोडक्ट्स। हमने नई, तो निदा के शो पे हम लॉन्च कर चुके हैं। आज हम अब तक पे 2 नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सर्दियों के अंदर हम सूरज के आगे आके बैठते हैं। अच्छा हमें अंदाजा नहीं होता कि सूरज के आगे कब आके बैठना है। हमें सर्दी लग रही होती है बिकॉज हम सारे काम से फारिग होते हैं 11-12 बजे, और 12 बजे के बाद आके हम सूरज के सामने धूप तापने के लिए बैठ जाते हैं। गलत है ये। अच्छा उससे क्या होता है, आपका रंग भी कुमला जाता है। आप जब बाहर निकलते हैं तो जाहिर और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अच्छा फिर हम सन ब्लॉक जेल भी इस्तेमाल नहीं करते, सन ब्लॉक लगाते ही नहीं, हमारा ये रूटीन ही नहीं है। अगर आप सूरज के सामने बैठ रहे हैं तो प्लीज सन ब्लॉक लगा के बैठिए। पहली बात तो ये, सन ब्लॉक हमारे पास है तो उसको लगा के बैठिएगा। मुझे सन ब्लॉक दीजिएगा सर। ये हाँ, सन ब्लॉक लगा के बैठे। अच्छा आज मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जब आपकी जिल्द डार्क हो जाती है तो आपने उस डार्क जिल्द को बेहतर कैसे करना है, दोबारा से उसका ग्लो कैसे वापस लेके आना है, दोबारा से उसकी रंगत को कैसे बहाल करना है। तो ये एक तो ये है, सन ब्लॉक जेल तो आपने लगानी ही लगानी है। अच्छा इससे पहले ये हमने ब्रांड न्यू लॉन्च किया है। ये ब्रांड न्यू प्रोडक्ट जो है हमने लॉन्च की है और ये बड़ी कमाल है। इट्स कॉल्ड सिल्वर ग्लो। क्या कहलाती है? सिल्वर ग्लो। अच्छा ये इंस्टेंट है, ये इंस्टेंट रिएक्ट करती है। आप अपना हाथ दीजिए, दोनों हाथ दिखाइएगा। सर मेरे हाथ मैं बहुत छुपाता हूँ स्क्रीन ना छुपाएं, कुछ नहीं छुपाने की जरूरत। अच्छा जी मैंने लगा दिया, बहुत ज्यादा लगी है ये। अब इसको आपने इसी तरह से रगड़ना है और इसका फ्रेग्रेंस देखिएगा। और या नाइस या नहीं उसी पे लगाइए, लगा दीजिए पूरे हाथ पे लगा दीजिए। अब तो हो गया, और आपने बहुत ज्यादा लगा दी है, बहुत ज्यादा। इसको फ़हीम आपने लगा दी? मैंने लगाई। अच्छा मेरी गलती है, सॉरी आई अपोलोजाइज, मेरी गलती है। लेकिन आप बहुत ही नहीं, ये मेरा हाथ नहीं है, ये वापस ले जाए। नहीं अब आप देखिएगा, सिर्फ 30 सेकंड्स के बाद आप इसका कमाल देखिएगा। 30 सेकंड्स के बाद। अच्छा फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, वनीला की फ्रेग्रेंस है। नंबर्स प्लीज चला दीजिएगा जरा। आपने ऑर्डर अभी करना। देखें फ़हीम के हाथों में डिफरेंस आया है। आप मुझे बताइए, आपको लगा फ़हीम? बिल्कुल मुझे लगा। अच्छा अगर मेंस के हाथों में डिफरेंट आ सकता है तो वुमेन की जल्द तो बहुत बेहतर होती है, डिफरेंट होती है। मतलब हम तो बहुत रगेड हो जाते हैं, ख़वातीन की जल्द हमसे बहुत बेहतर होती है। शायद उसकी एक वजह यह है कि वो थोड़ा सा अपना जल्द का ख्याल भी करती है, मर्द इसका ख्याल बिल्कुल नहीं करते। तो आपने ये सिल्वर ग्लो क्रीम जो है वो लगानी है और इसके साथ कॉम्बिनेशन जो होगा आपका वो ये होगा। इन 2 चीज़ों के साथ अगर आपने इस्तेमाल किया, इसके बाद आपने इस पर सन ब्लॉक लगा देना है। अच्छा ये 2 चीज़ें क्या करेंगी, ये तो आपको वाइट कर देगी, यानी ब्राइट कर देगी, ग्लो दे देगी आपको। अच्छा और ये क्या करेगी, ये बड़ा कमाल है, ये आपकी स्किन को लिफ्ट कर देगा। आपको एक कमाल देखना, इन्होंने मेकअप लगाया हुआ है, वरना मैं इनको करके दिखाता। मैं नहीं लगाता। मैं फिर आप अपनी स्किन पे करके दिखाएं इसे। मैं तो कर लूंगा, मेरा तो कुछ नहीं है। मेकअप लगा हुआ वरना बाकी नहीं कोई बात नहीं। मैं आपको अच्छा मैं हाथ पे करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा। ये देखिए ये मेरा हाथ है ना। अच्छा वैसे तो नॉर्मली नहीं पता चलेगा, फिर भी मैं करता हूँ। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इतना मैंने लिया और अब आप ये देखिएगा कि ये सन ब्लॉक जेल प्रोटेक्ट कैसे करता है। एक तो प्रोटेक्शन होती है और उससे बड़ी बात ये लिफ्ट आपको फौरन देगा। आपकी स्किन आपको इमीडिएटली चेंज नजर आएगी। ये देखिएगा मैंने ऐसे लिया, ये मैंने लिया और ये मैंने अपने दोनों हाथों पे इस तरह से। अब आप विद इन 15 सेकेंड्स आप देखिएगा, इट्स ऑल गॉन। आप देख सकते हैं इट्स ऑल गॉन। ये मेरे ही हाथ हैं और मैं अपने हाथों को मॉइस्चराइज भी करता हूँ, इसके बावजूद आप इसका डिफरेंस देखिएगा। टोटल 15 सेकंड्स। ये देखिए, आप दिखाइए हाथ।
ये बेस्ट पार्ट है इस जेल इस सन ब्लॉक का कि ये मैं आपको एक और इसका डेमो करके दिखाता हूं। ये देख रहे हैं आप, ये हाथ देख रहे हैं मेरे? दे लुक डिफरेंट, राइट? दे लुक डिफरेंट। इधर ये देख लीजिए, दे लुक डिफरेंट। अब इसी के अंदर हम एक काम करते हैं, और हमने ग्लो की बात की है ना, तो लुक एट दिस। मैंने इसी को लिया जो मैंने फहीम को दिया था। अब आप ये देखिएगा, मैंने बिल्कुल इस हाथ पे लगा रहा हूं मैं। ये थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ये मैंने बिल्कुल, ये क्रीम इतनी ही लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं लगानी। ये देखिए क्रीम ये वाली है, ये मैंने लगाया है, ये देखिए। और ये मैं इसको इस तरह से रब कर रहा हूँ। ये मैंने इसको रब कर लिया, ठीक है। अब जब मैंने इसको रब कर लिया तो अब आप ये देखिएगा, इट इज़ इंस्टेंट। वही में देखो, नाइस नज़र आ रहा है? नहीं, डिफरेंस है? यस। ये देखिए, वन हैंड एंड द अदर हैंड, तो आप देख सकते हैं। तो ये इमीडिएट काम करता है। अच्छा, एंड स्मेल देखिए, स्मेल बताइए मुझे। स्मेल तो इसकी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये अलग अलग स्किन्स पे अलग अलग तरह से भी असर करती हैं? देखिए करती है यूजुअली, लेकिन 90% हमारी जो स्किन होती है उसके लिए ही बनाई जाती हैं प्रोडक्ट्स। बिकॉज पाकिस्तानी स्किन को ओवरऑल मद्देनजर रखते हुए कि पाकिस्तान में स्किन कैसी होती है, पाकिस्तान में वेदर कैसा होता है, पाकिस्तान के अंदर डाइट ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो कैसी हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ही बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा जी। अच्छा, सर्दी में एक और शिकायत होती है स्किन के हवाले से कि जिल्द फटना शुरू हो जाती है। आपको लगाया है ना, आपको मॉइस्चराइजिंग लग रहा है ये? यस, बिल्कुल। अच्छा, जब हम सर्दी की प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो जरा सी डिफरेंट होती हैं, फर्क होती है। उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग कंटेंट जो है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो ये जो आपको हमने क्रीम बताई है सिल्वर ग्लो, ये मुझे दिखाएगा। सिल्वर ग्लो की क्रीम जो बताई है, इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग कंटेंट वैसे ही है। अच्छा, ये आपने यहाँ से यहाँ तक लगा लेना है, और इसके बाद आप देखिए कि तब्दीली कैसी आती है। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप स्किन को मखमली चाहते हैं, वेलवेटी स्किन चाहते हैं, तो आपको करना क्या है। मुझे अगर ये दे दें प्लीज, ये सिल्वर एंड गोल्ड का कॉम्बो है, इन दो क्रीम्स का कॉम्बो है। एक को आप नाइट क्रीम के तौर पे यूज कर लें, इसको डे क्रीम के तौर पे यूज कर लें, और इसके बीच में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये गोल्ड सीरम यूज कर लें। आई किड यू नॉट, अगर आप इसको इस तरह से यूज करेंगे, आपको कम से कम 10-15 साल कुछ और करने की जरूरत नहीं। जबरदस्त। ये आप कंटिन्यूसली इस्तेमाल कीजिए। आपका एजिंग जो है, देखिए आप एजिंग को, आज मैं बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एजिंग को आप डिले कर सकते हैं, डिफाई नहीं कर सकते। ट्रू, मतलब अभी तक नहीं कर सकते, आपके बाद करेंगे। अगर आप 2029 में इस शो को देखेंगे तो 2029 की मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं, एक प्रोटोटाइप आने वाली है, एक बेटा वर्जन आने वाला है एक कैप्सूल का, जिसको खाने से आप 30 साल पीछे जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन दैट इज इन 2029। ओके, अभी नहीं बता रहा हूं। ऑल आई ट्राई टू टेल यू, दिस इज जस्ट नॉलेज। तो आपने इस कॉम्बिनेशन को लेना है। एक कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास प्लैटिनम गोल्ड है, ये गोल्ड का आप देख सकते हैं। दूसरे कॉम्बिनेशन में हमारे पास सिल्वर ग्लो है, और ये ग्लो सीरम है। ये आपकी रिजीम है जो आपको स्किन केयर की रिजीम रखनी है। अगर आप अपनी स्किन को ब्राइट चाहते हैं, अगर आप स्किन को अपने जो पुराना आपकी रंगत है उसको बहाल करना चाहते हैं, तो ये आपकी रिजीम होनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल ठीक होगा, जबरदस्त जनाब। तो अब हम जिल्द के हवाले से तो आपने नई प्रोडक्ट के बारे में बताया, और ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मुझे तो पसंद आ रही। और वक्फे में मैं ज़रा मज़ीद इनसे बातें जानूंगा। हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो हम बालों के हवाले से बात करेंगे। सर्दियों में लोग अपने बालों की वजह से बड़े परेशान होते हैं। ये जो डैंड्रफ होती है ना, ये डैंड्रफ को छोड़े जी, मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये हमारा हेयर मास्क है। हेयर मास्क ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास, और साहिर लोधी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम एमोर ब्यूटी के हवाले से बात कर रहे हैं। आतिफ असलम का नाम लिया। आई जस्ट वांट टू से दिस कि आतिफ जैसी आवाज़ किसी की भी नहीं। देयर इज ओनली वन मैन। मेरा कोई रेडियो शो उनके किसी गाने के बगैर कंप्लीट नहीं है, और गानों के बगैर कंप्लीट नहीं है। एंड देयर आर टाइम्स जब मैं बीजीएम लगा के आतिफ का छोड़ देता हूँ, और पूरे 2 घंटे आतिफ के ही गाने चलते हैं और आतिफ का ही बीजीएम कोई शक नहीं है। तो आतिफ असलम, वी लव यू। सच में लोग इनकी एक झलक देखने के लिए जो है ना बेताब रहते हैं। आई एम एक्चुअली अ फैन, आई एम एन एविड फैन ऑफ आतिफ असलम। उसका रीज़न ये है बिकॉज आई थिंक आतिफ इज़ वन गाय जो हमेशा इज़ वेरी कंसिस्टेंट। ही इज़ गिवन म्यूजिक लाइक क्रेजी, अमेजिंग म्यूजिक, ब्यूटीफुल म्यूजिक,
एंड वेरी कंसिस्टेंट, वेरी कंसिस्टेंट। Exactly. आई मीन कोई उसके अंदर इधर उधर है ही नहीं। हाँ, मैंने परसों उनका एक कराची में एक बड़ा ह्यूज कॉन्सर्ट हुआ है, मैंने वो होस्ट किया है। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। कैसा गया? सर मैं बताऊं, शहर से कोई डेढ़ 2 घंटे की ड्राइव थी वो, इतना दूर था, और वहाँ भी 15,000 लोगों का क्राउड था। और आतिफ असलम ने तकरीबन 1-2 घंटे गाने के बाद उन्हें जाना इसलिए पड़ा क्योंकि लोग स्टेज के ऊपर चढ़ना चाह रहे थे, क्योंकि वो चाहते किसी तरह आतिफ असलम को हाथ लगा लें, मिल लें, तस्वीर बनवा लें उनके साथ। तो इतने क्रेजी फैंस हैं उनके। वाह। खैर, हम बात कर रहे थे जिल्द के हवाले से। हमने बात की कि सर्दियों में हमें अपनी जिल्द को किस तरह जो है ना महफूज रखना है, हमने जिल्द को किस तरह तरोताज़ा और शादाब रखना है, इस बारे में बात की अमोर ब्यूटी की प्रोडक्ट्स के साथ। वेरी क्विकली मुझे एक बात जरूर कहनी जल्दी के बारे में, 2-3 चीजें जो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें मुझे। सर प्लीज। देखिए, अब सिलसिला ये है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, अब स्किन फटती है, और याद रखिएगा सर्दियों में एजिंग ज्यादा होती है। हमेशा एजिंग बहुत ज्यादा होती है सर्दियों के अंदर। सर्द ममालिक में आप देखिए स्किन में फर्क होता है लोगों की, उन पे उनके जो चीज़ें होती हैं, उनकी स्किन की चीज़ें जो होती हैं, वो एक तो जल्दी उस पर एजिंग आ जाती है, फिर सैगिंग बहुत बेतहाशा होने लगती है। अच्छा, हमने उसके लिए इसको इंट्रोड्यूस किया है, ये हमारी एलो सीरम है, और ये कमाल है, ये प्रोडक्ट कमाल है। ये हाइड्रेट करती है, 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा है, ये 99.99% ऑर्गेनिक एलोवेरा है। इसके साथ आपने इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करना है। अगर आप अपनी स्किन को सैगिंग से बचाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहे और आपकी स्किन यंग लुकिंग नजर आए, यंगर लुकिंग नजर आए, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ये आप पूरे दिन में लगा सकते हैं 1 से 2 बार, और ये आप रात को सोते वक्त लगाएंगे और 3 से 4 ड्रॉप्स लगाएंगे, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, अगर किसी की स्किन पे कोई एक्नी है या कुछ दाने वगैरह है, तो तब भी ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नेचुरल है, तो आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज या तो आप हमें कॉल कर लें, अमोर का नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, और प्लीज नंबर चला दीजिएगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और वहाँ हमारे पास कंसल्टेंट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, हर्बलिस्ट भी हैं, तो आप उनसे बात कीजिए, अपनी स्किन के प्रॉब्लम बताइए, अपने वेट के प्रॉब्लम बताइए, अपना प्रॉब्लम बताइए। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चीज़ लगाने या खाने से पहले डॉक्टर से मशवरा बहुत जरूरी है। अच्छा, फेस वॉश बताएं कोई अच्छा फेस। अच्छा, फेस वॉश तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने जो बहुत बोरिंग किस्म के फेस वॉशेस हैं उनको निकाल दिया जिंदगी से, और मैं कलरफुल फेस वॉशेस जो हैं वो लेके आया हूँ। और कलरफुल फेस वॉश में एक तो हमारा नीम फेस वॉश है। जी जी, ये अभी आपने प्रॉब्लम पूछा था कि जी एक्ने में क्या होता है। अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है तो आप ये नीम फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन इन कलर, अमेजिंग इन स्मेल, फ्रेग्रेंस तो कमाल ही है इसकी, इसको आप इस्तेमाल करें। अच्छा, इन दोनों फेस वॉशेस में, एक पर्ल फेस वॉश कहलाता है, एक नीम फेस वॉश कहलाता है। इन दोनों फेस वॉशेस के अंदर टाइटनिंग एजेंट्स शामिल हैं और ब्राइटनिंग एजेंट शामिल है। हमारी हर प्रोडक्ट के अंदर ये होता ही है। अच्छा, आपको ये पता है कि वो नॉट एक्सपेंसिव, हमने वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू फॉर मनी बहुत दी है। वैल्यू फॉर मनी बहुत, ये ऐसे प्रेस होगा। अच्छा, हाँ, वैल्यू फॉर मनी जो है वो बहुत दी है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी टाइटनिंग और ब्राइटनिंग है, लेकिन नॉर्मल स्किन के लिए है, ये एक्ने की स्किन के लिए। तो आप ये दोनों फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स रियली 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 गुड। अच्छा, ये बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल होता है। आपने इसका ये देखिए, इसके कैप को देखा होगा आपने, बस ये इतना ही इस्तेमाल होगा, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। ये एक बॉटल आपकी 2 से 2.5 महीने लास्ट कर सकती है। अच्छा, जबरदस्त। आपको बहुत ज्यादा फेस वॉश इस्तेमाल करने की जरूरत क्या बात है। अच्छा, अब आते हैं बालों की तरफ। नहीं, अच्छा, अभी स्किन नहीं चल रहा। ओके ओके, नाइस। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि स्किन आपकी लेथार्जिक हो जाती है। आई विश कि यहाँ पर मेरे पास एक फैसिलिटी हो। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे ना, तो आई ब्रिंग कपल ऑफ पीपल जिन पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। Yes, मैं आपको दिखाऊंगा। देखें जी, मैं जब ये कहता हूँ ना कि हमारा जो स्क्रब है वो सबसे अच्छा स्क्रब है, बिकॉज आई यूज इट एवरी सिंगल डे। आई यूज इट, मैंने आज भी यूज किया हुआ स्क्रब, मैंने आज भी यूज किया। मैं तो इसको रोज इस्तेमाल करता हूं। आपने हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। अगर आप पिंक स्किन चाहते हैं, ये आपके स्किन से लेथार्जी को ले लेगा, थकन को ले लेगा आपसे, आपकी स्किन को फ्रेश कर देगा, एक्सफोलिएट कर देगा, डेड स्किन को रिमूव कर देगा। उसके बाद आपने ये लगाना है, एंड दिस यू हैव टू यूज 7 days a week। ये पिंक कलर का है, आप इसको देख सकते हैं। 5 से 6 ड्रॉप, 4 से 5 ड्रॉप आपने लगाने हैं, यहां से लेकर यहां तक आपने लगाने हैं, एंड यू विल सी द डिफरेंस। आपको सॉरी चला गया वो, अब मैं उठा लूं। अच्छा, आई थिंक आई कैन। अच्छा, बेस्ट टाइम क्या है स्क्रब के लिए? आप कह रहे हैं मॉर्निंग या इवनिंग? अब इट डिपेंड्स कि आप कब नहाते हैं, कब शावर लेते हैं। मैं 2 मरतबा लेता हूँ शावर, लेकिन इसको एक ही मरतबा लगाता हूँ। तो जब भी आप शावर लें, आप इससे अपना मुंह धो सकते हैं, और इसके बाद आप इसको अप्लाई कर दें। ये तो आपने डेली इस्तेमाल करना है, ये हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करना, तो इससे भी आपकी स्किन पिंकिश हो जाती है, बहुत खूबसूरत हो जाती है। ठीक है। अच्छा,
एक चीज़ और रह गई, वेरी सॉरी। नहीं, प्लीज हम तो मैं चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मालूमात आपसे हासिल कर सकें। वेरी सॉरी। अच्छा, ये देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ नहीं जाते। इजिप्ट के अंदर पहले क्या था? पहले तो जाहिर है ये क्रीम्स तो नहीं थी ना, ऑयल्स थे बेतहाशा। उनका ऑयल्स पे बहुत बिलीफ था। तो क्या करते थे, हमारा ये वाला जो ऑयल है जिसे हम इजिप्शियन ऑयल कहते हैं, ये फ्यूजन है बहुत सारे ऑयल्स का। और ये बात याद रखिए कि जब ये ऑयल बना दिया जाता है तो इसके बाद इसको 14 डेज सूरज में रखा जाता है। अच्छा। यस, उसके बाद इसको कशीद किया जाता है एंड देन इसको फिल किया जाता है। इसमें खालिस सोने के ज़रात, खालिस सोने के ज़रात हैं, बिल्कुल जी, खालिस। आप इसको देख सकते हैं, खालिस सोने के ज़रात हैं। ये जरूर मुझे ट्राई करवाइएगा। ये देखिए, इसमें एक्चुअल खालिस सोने की ज़रात हैं, आप देख लीजिएगा। आप ये जो रिच प्रोडक्ट्स हैं ना, ये तो वैसे सारी रिच, ये मैं आपको सिर्फ 1-2 ड्रॉप्स डाल रहा हूँ और अब अपनी स्किन को देखिएगा। ये आपको रात को लगाना है और रात को 4 से 5 ड्रॉप्स लगाने हैं एंड दैट्स इट। और उसके बाद आपको सुबह खुद डिफरेंस नजर आ जाएगा। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। क्या बताऊं मैं, इतनी अच्छी खुशबू मैं नहीं बता सकता। मखमली करता है और रिंकल फ्री करता है। इससे आपके रिंकल्स जो हैं वो खत्म। देखिए, और ये मैंने 1 ड्रॉप लगाया, उन्होंने 2 ड्रॉप्स लगाए। मेरे इधर थोड़े वेल्डिंग वाले हाथ हैं इसलिए। अच्छा, एक प्रोडक्ट के बारे में और बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आप ब्रेक पे जाना? नहीं, अभी बिल्कुल, अभी हम ये ज़रूरी गुफ्तगू आपकी सुनना चाहते हैं। अच्छा, मगर मुख्तसर। अगर आपको झाइयों का प्रॉब्लम है, अगर आपको टू टोनिंग का प्रॉब्लम है, तो इसको इस्तेमाल कीजिए, पिग्मा क्योर। लेकिन पाकिस्तानियों, सब्र से काम लेना है। ये 1 दिन में 2 दिन का प्रॉब्लम नहीं है, 2.5 महीने आपको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना है। एवरी सिंगल डे 4 से 5 ड्रॉप जो इफेक्टेड एरिया है उस पर लगाएं। ये 1 बॉटल काफ़ी होती है। ये देखिए, इस तरह से आपने 2, 3, 4, बस इतने काफ़ी ड्रॉप्स हैं। ये आपने इधर लगाने, जहाँ पर भी आपका एरिया है जो 2 टोन का हो गया है, तो वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पिग्मा क्योर कहलाता है ये। एक्सीलेंट, जबरदस्त। अच्छा, स्किन के बाद अभी हम बालों के मुतालिक बिल्कुल आइए, बालों के मुतालिक। अच्छा, बालों का सर्दियों के मौसम में बड़ा एक लोगों का मेजर प्रॉब्लम होता है। तो आज अमोर ब्यूटी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जरिए हम अपने बालों के मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं, ये हमने आपको बताना है। मगर एक मुख्तसर से वक्फे के बाद, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए। अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास। साहिर लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। एमोर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में अपने प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। ये हमारी स्किन और हेयर की लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं और वाकई हमारी स्किन को, बालों को और हमारी सेहत को एक ड्रास्टिक जो है ना वो चेंज, एक गुड चेंज जो है वो देने के लिए काफ़ी है। वक्फे से पहले हमने जिल्द के हवाले से बात की। बालों के बारे में मैं पढ़ रहा था कि हमें जो ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है ना, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि सर्दियों में लोग नहाते कम हैं। ये बात सही है? पता नहीं, पता ही नहीं। मैं तो नहाता हूँ, दिन में 2 ही बार नहाता हूँ और 365 दिन यही होता है। अच्छा, नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर I'm sure कुछ लोग ऐसा करते होंगे, कुछ लोग ऐसा करते होंगे ज़रूर कि वो नहीं नहाते, कम नहाते हैं, जिसके उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। बात थोड़ी सी पॉलिटिकल हो जाएगी तो इसलिए मैं नहीं कहना चाहता। तो पता है, साहिर ने एक बात कही थी, आप बेवजह परेशान सी क्यों है मादाम? लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। अरे वाह। मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे। क्या बात। तो हम तो बालों के मसाइल, मुफलिसी नहीं, ये मुझे कंप्लीट करना है, मुझे बात कंप्लीट करनी। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। लोग कहते हैं तो लोगों पे ताज्जुब कैसा, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। वाह। तो असल में हमारे यहाँ मसला ये है कि चूँकि पानी का बड़ा मेजर प्रॉब्लम है और कोई भी हुकूमत, चाहे वो ये हो या इससे पहले की हो, वो मानने को तैयार नहीं है। न ये आँख के पानी के बारे में कोई बात करते हैं, न ये पीने और नहाने के पानी के बारे में बात करते हैं। इनके यहाँ जो पानी इस्तेमाल होता है उसकी शाम 6 बजे के बाद फरावानी होती है और वो भी मिलावट वाला पानी होता है और उसके बाद फिर मुल्क के फैसले किए जाते हैं। तो फिर तो जाहिर यही होना। खैर, एनीवे, थोड़े कहे को बहुत समझिएगा। अब हम आते हैं बालों की तरफ के मैंने क्यों बनाया भाई। सिंपल बात यह है, देखें,
अगले 24 महीने बहुत एक्साइटिंग है और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम चीज़ों को तब्दील करेंगे, मैं और आप तब्दील करेंगे मिलकर। ये कोई पॉलिटिकल शो नहीं है ना मैं करना चाहता हूँ, बस इतना याद रखिए कि इस वक्त हम सेहत के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ। तो आपके बाल गिरने की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है, और याद रखिएगा सबसे बड़ी वजह दो होती हैं। एक तो आपका हाइजीन, जो आपका जिसमें इनहेरिटेंस आपकी आती है, आपके जीन का स्ट्रक्चर शामिल होता है, और साथ साथ आपकी डाइट। ये आपकी दो बड़ी वजूहात होती हैं आपके बालों के गिरने की। अच्छा, हाइजीन से मुराद ये सफाई बालों की रखना, और उसमें जीन भी शामिल हो जाती है। अगर आपकी जीन अच्छी नहीं है, जहाँ पर आपके बाल इस सेंस में अच्छी नहीं है कि आपके बाल आपकी मरूसियत है, गंजपन है, बॉल्डनेस है, तो वो जाहिर होती है, तो बड़ी मुश्किल से आप अपने बाल बचा सकते हैं। हमने क्या किया था, हमने एक शैम्पू जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है, और ये शैम्पू वो है जिसके लगाने से आपके बाल पहले दिन से गिरना बंद हो जाते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनका माइल्ड हेयर लॉस है। याद रखिएगा, माइल्ड हेयर लॉस क्या होता है? 150 से लेकर 250 तक के बाल ठीक है जिनके गिर रहे हैं, ये उनके लिए है, उससे ज्यादा बालों के लिए नहीं है, उससे ज्यादा बालों के लिए काम नहीं करेगा। उसके लिए फिर थोड़ी सी हमको एक्स्ट्रा थेरेपी की तरफ जाना पड़ता है, जिसके अंदर आपके पास ये आ जाता है। इसके अंदर आपने, ये हमारा सिल्क ऑयल है, ये आपने हफ्ते में 3 मरतबा लगाना है। ये कॉम्बो है, ये कॉम्बो है, ये कॉम्बिनेशन है, 3 मरतबा लगाना है आपने। अच्छा, 3 मरतबा लगाने के तरीकेकार ये है कि आपने ये ड्रॉपर निकालना है इसमें, और इस ड्रॉपर के अंदर ये सारा ऑयल शामिल है। इसमें आपने अच्छी तरह से रब करना है 5 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए छोड़ देना, और उसके बाद इसको इस शैम्पू से धो लेना है। और अगर आपका मीडियम हेयर लॉस है, यानी 250 से 350 के करीब बाल गिर रहे हैं डेली, और सिंक में आ रहे हैं, और आपको बहुत परेशान है, तकिए पे आपके बाल नजर आ रहे हैं, तो ये बाल गिरना बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, फिर वो लोग जो सीवियर बॉल्डनेस का शिकार हो रहे हैं, जिनको बाकायदा थिनिंग हो रही है, जिनकी मांग बड़ी हो रही है पीछे से, मेल या फीमेल, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ये इस्तेमाल करना है हेयर सीरम। ये मैं खुद भी लगाता हूँ। आपके बाल मजबूत होते हैं, ताज़ा होते हैं, घने हो जाते हैं। लेकिन ये आपने 7 ड्रॉप्स लगाने, 1 2 3 4 5 6 7, बस इतने ड्रॉप्स लगाने हैं, और लगाने के बाद छोड़ देना है ओवरनाइट। हल्के से उसे वो करना है हमने, इसे जज़ब स्किन में करने के लिए थोड़ा सा मसाज करें, ये अच्छा खासा थिक है, थोड़ा सा आपने मसाज करना है, 2-3 मिनट के लिए मसाज कर लें, और उसके बाद इसको छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद आपने इसके साथ इस तरह से लगा देना है, आपने धो लेना है, ठीक है, और आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे लिटरली। मतलब ये गंजपन का इलाज है। अच्छा, तो ये जो बाल झड़ की शिकायत है, एलोपेशिया वगैरह, वो भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक हो जाता है। बाल झड़ के लिए तो बहुत अच्छा है, एलोपेशिया के लिए बहुत अच्छा है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए बहुत अच्छा है, खवातीन की जो मांग बड़ी हो जाती है उनके लिए। ये आपके अपने बाल हैं जो वापस आते हैं। ओके। अच्छा, लेकिन एक इसमें बात है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार बाल जो हैं वो शायद 1 दिन में आ जाएंगे, या 2 दिन में आ जाएंगे, 3 दिन में आ जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बाल आपके गए सालों में होते हैं, और अचानक से अगर आप इसको लगाना शुरू करते हैं तो ये 1 दिन में नहीं आते, इसको आने में 2.5 महीने लगते हैं। याद रखिएगा, नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि 2.5 महीने के बाद आपको फील होता है कि आपके बाल आना शुरू हुए। तो प्लीज इसको क्विट मत कीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल सही है। इवन जब हेयर ट्रांसप्लांट लोग करवाते हैं, उसके भी जो रिजल्ट्स हैं वो हासिल करने के लिए 1 साल का इंतजार करना। अच्छा, मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। सामने नंबर है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, जो नंबर आपको नजर आ रहा होगा इस पे कॉल कीजिए। इनको बोले जी मेरे बाल गिर रहे हैं, मैं गंजा हो रहा हूँ या गंजी हो रही हूँ, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। वो आपको हमारे कंसल्टेंट्स बता देंगे कि आपको किस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि आखिरी लम्हात में हम अगर नाजरीन को, आखिरी लम्हात में ये बता रहा हूँ मैं, बस प्लीज, ये हमारी बेस्ट प्रोडक्ट है जी। अगर आपने वेट लूज करना है, अगर आप अपने बढ़ते हुए पेट और वेट की वजह से परेशान है, और यहाँ से आप 3 से 4 इंच कम करना चाहते हैं, तो आपने सिर्फ एक काम करना है, सामने नंबर पे कॉल करें, उनसे कहें मुझे गोल्ड कैप दे दें। ये आपने दिन में 1 खानी है, 1, ओनली 1, नाश्ते के बाद। ट्रिक ये है कि आपने 14 से 16 ग्लास पानी पीना, शिकायत मत कीजिएगा, 14 से 16 ग्लास पानी पीना है। 1 महीने वेट कीजिए, आपकी इंचेस यहाँ से कम होंगे। दूसरी बात, खाने को पोर्शन में करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये खाने के बाद आपने 25 बिरयानी के प्लेट्स खा ली, ऐसा नहीं होगा। आपने पोर्शंस के अंदर खाना करना है। ये वो लोग हरगिज नहीं लेंगे जो डाइट कर रहे हैं। 3 की बजाय 5 खाने हैं, मुख्तसर आधे नहीं, खाने की वही क्वांटिटी रखें। अच्छा। बस उसको डिवाइड कर दें 6 में। अच्छा, यानी कि 2 रोटियां खाते हैं आप, तो आप 1 रोटी खाएं? नहीं, आप खाएं 2। अच्छा, 2 खाएं, डिवाइड कर दें। जैसे आप 2 बजे खाते हैं 2 रोटियां, ठीक है, 11 बजे खा लें 1 रोटी, और इसके बाद 1 बजे खा लें या 2 बजे खा लें दूसरी रोटी। अच्छा, ठीक है, ये डिवाइड कर दे। देखिए, मैं आपको डाइट करनी नहीं है। इसके साथ अगर आप डाइट करेंगे तो बहुत जल्दी वेट लूज होगा, वो गलत है। वो आपके ऑर्गन्स पर असरअंदाज होता है। ये 100% ऑर्गेनिक है, PCSI सर्टिफाइड है। रिक्वेस्ट मेरी क्या है? रिक्वेस्ट मेरी ये है कि प्लीज डाइट के साथ मत लीजिएगा। वो लोग जो डाइट कर रहे हैं वो ये इस्तेमाल नहीं करें, बाकी आपकी कमर शमर ऐसे हो जाएगी। जबरदस्त, थैंक यू सो मच साहिर भाई। आप जब आते हैं ना तो हमारे नाजरीन बड़े खुश होते हैं कि उनकी खूबसूरती के
के बारे में आप उन्हें बड़े मुफीद मशवरे देके जाते हैं, थैंक यू सो मच। और अगर आप खुद अच्छी खुशबुएं इस्तेमाल करना चाहते हैं या अपने प्यारों को कोई तोहफा देना चाहते हैं तो उसके लिए भी इन्हीं नंबर्स पर रब्ता कीजिएगा। मुझे इश्क और सीन बहुत पसंद है। तो जनाब थैंक यू सो मच दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए फहीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।